नमस्कार दोस्तों, मैं हरदीप डुल और इस वक्त हम लोग पाई गांव में हैं। पाई गांव की लाइब्रेरी में हैं और मेरे साथ आप देख पा रहे हैं श्वेता डुल हैं। आपने देखा होगा इनको, ये एजुकेशन एक्टिविस्ट है। सोशल मीडिया पे आपने इनको देखा, ग्राउंड पे भी आवाज़ उठाती हैं, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो स्टूडेंट तैयारी करते हैं। जब भी सरकार की तरफ से या शासन प्रशासन की तरफ से फॉल्ट होते हैं, वहाँ पे ये बारीकी से काम करती है और उन मुद्दों को उजागर करती है। बाकी जो दूसरे मुद्दे होते हैं, कई बार उसमें भी देखा होगा काफ़ी एक्टिव रहती है। आज पाई गांव में पहुंची है। क्या क्या उद्देश्य है, सबसे पहले तो वो जान लेते हैं। श्वेता बहन, सबसे पहले तो स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। बहुत बहुत धन्यवाद हरदीप भाई। क्या कुछ उद्देश्य है आज गांव में आने का? आज तो मैं जनरली पाई की लाइब्रेरी देखना चाह रही थी, कैसी लाइब्रेरी है, कितनी फंक्शनल है, क्या है, और इतने सालों की मेरी किताबें थी तो वो मैं यहाँ पर डोनेट करना चाहती थी, लेके आना चाहती थी, तो वो मैंने किताबें आज डोनेट की हैं लाइब्रेरी को। जी, मैं कैमरामैन से भी चाहूँगा कि एक बार दिखा दें कि कंपटीशन की ये बुक्स हैं यूपीएससी के लिए और एसएससी के लिए जो तैयारी करते हैं स्टूडेंट, उनके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। और काफ़ी स्टूडेंट है यहाँ पे, साइड में लाइब्रेरी है, वहाँ पे प्रिपरेशन करते हैं, वो समय समय पे यहाँ पे पढ़ते रहते हैं। आप लगातार मुद्दे उठाते हैं, खासकर स्टूडेंट के लिए जो भी गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करते हैं। क्या लगता है, कितना सुधार आप देखते हैं, कितना उसका वो इफेक्टिव रहा अभी तक? एक्चुअली मैं कहूँगी कि जो परिवर्तन चक्र है ना, वो धीरे धीरे चलने लगा है, बदलाव आने लगे हैं, और ये ना ज़ीरो ग्राउंड से स्टार्ट हुई हैं चीज़ें। जैसे पहले अभ्यर्थी बोलते ही नहीं थे, मुखर ही नहीं थे, बाहर आके कुछ भी अन्याय हो रहा है, किसी भी भर्ती में कुछ भी गलत है, डरते थे बोलने से। तो अब वो डर सा निकलने लग गया है। अब अभ्यर्थी सामने आते हैं, अपनी जो भी उनको प्रॉब्लम्स होती है वो रखते हैं, कमीशन भी जाते हैं, चेयरमैन सेक्रेटरी सबसे मिलने की कोशिश करते हैं, आरटीआई लगाते हैं, केसेस करते हैं अपने नाम से। पहले केसेस तक करने से डर लगता था कि भाई अपने नाम से केस करेंगे, कहीं टारगेट तो नहीं हो जाएंगे, कहीं हमें इंटरव्यू में नंबर तो नहीं कम दे देंगे, कहीं ये, तो वो डर निकला है। हाँ, मैं ये कहूँगी कि हम उतने जागरूक तो नहीं हुए हैं जितना एक बिहार का कैंडिडेट है या एक यूपी का है या राजस्थान के हैं, जो अपने हकों के लिए एकदम से इकट्ठे हो जाते हैं। बट स्टिल हम स्टार्ट हुए हैं और हमारी आवाज़ भी पहुंचने लगी है और धीरे धीरे बदलाव भी आने लगे हैं कि धीरे धीरे जो जो चीज़ें, जो जो मतलब मुद्दे उठाए हैं मैंने, यदि मैं 10 मुद्दे उठा रही हूँ तो 4 पे सरकार संज्ञान ले रही है, 5 पे सरकार संज्ञान ले रही है, सुन रही है, मुद्दे ऊपर तक पहुँच रहे हैं और उसमें पॉजिटिव चीज़ें आगे और भी मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। आपने डर की बात की कि उनका डर निकल रहा है, आपको डर नहीं लगता? मुझे एक्चुअली डर मेरा उस दिन निकल गया था जब मैंने HCS का तीसरा एग्ज़ाम दिया और मुझे लगा कि अब ये फ्यूटाइल है। कारण उसका ये है कि पहला एग्ज़ाम दिया, उसमें 1-2 नंबर से फेल, दूसरा दिया, उसमें 1-2 नंबर से फेल। यहाँ मैं इंटरव्यू की बात कर रही हूँ कि लास्ट स्टेज तक पहुँच के और निकल जाना था। मुझे लगा कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, बट एक मन में ही रहता है ना कि शायद तैयारी में थोड़ी कमी रह गई हो, थोड़ी और कर लेते हो और नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। तो जब तीसरी बार ऐसा हुआ और वहाँ प्रीलिम्स में ही 31 क्वेश्चंस के ऊपर बुचर कर दिए इन्होंने, और तब मैंने आरटीआई तक इकट्ठी करी, इसरो की, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की, उनके डायरेक्टर्स लिख लिख के दे रहे हैं, और उसे HPSC का जो एक्सपर्ट मेंबर है, जिसकी कोई आइडेंटिटी रिवील्ड नहीं है, पता नहीं है, वो कहता है कि भाई मेरा आंसर सही है, इनके गलत हैं। तो वहाँ मुझे लगा कि ये तो मौकरी है सिस्टम की, यहाँ पे तो मजाक चल रहा है और कुछ नहीं है। उस दिन डर निकल गया। उस दिन ये लगा कि मैं फेल नहीं हुई हूँ, मुझे सिस्टम ने मिलकर फेल किया है। तो उस टाइम एग्जैक्टली सिस्टम का शिकार हुई और उस दिन डर निकल गया कि अब तो बोलना है, अब नौकरी तो नहीं लगेगी। जिन तरीकों से मैं सोच रही हूँ क्लास 1 की मेरी, तो दूसरे तरीके मुझे अपनाने नहीं है, तो अब तो सीधा बोलो, जो गलत है उस चीज़ के लिए बोलो। तो मैं शुरू में अपने लिए बोलने लगी थी, भाई ये तो धीरे धीरे ये है कि बोलने लगी, मुखरता से वो चीज़ें विद फैक्ट रखने लगी और लोगों को वो समझ आने लगी। तो धीरे धीरे ऐसा सिस्टम हो गया कि और बच्चे अप्रोच करने लगे। फिर मैंने सुना कि अच्छा तुम्हारी जॉब में भी ऐसा है, तो उनके लिए भी बोला। फिर कोई और बोल रहा है कि हमारे साथ भी ऐसा हो रहा है, तो उनके लिए भी बोला। तो आज इसलिए ही रिक्रूटमेंट एक्टिविस्ट मुझे बोल रहे हैं शायद, क्योंकि मैं सबके लिए बोल रही हूँ। जहाँ मुझे गलत लग रहा है मैं बोल रही हूँ, विद फैक्ट बोल रही हूँ। अच्छा, जैसे आपने कहा कि ये एक आपका पर्सनल हुआ कि जो आपके क्वालिफिकेशन को लेकर के जिस आप जो चाहती थी वहाँ पे ये चीज़ें रही, लेकिन एक रहता है कि ये कहा जाता है कि बीजेपी का जो आईटी सेल है, सरकार का जो आईटी सेल है, वो कहीं ना कहीं अटैक करता है। कहीं ना कहीं वो चीज़ें रहती है कि टांग खिंचाई का उसको, या मेंटल प्रेशर वो रहता है, उसको कैसे फेस करते हैं आप?
देखिए, अब तो मैं कहूँगी कि जो जितने कैंडिडेट्स हैं मेरे भाई बहन हैं हरियाणा से, वो काफ़ी प्यार दे रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं। शुरुआत में आप सोचो कि ये एक नारा था, बिना खर्ची बिना पर्ची पारदर्शिता से भर्ती, उसमें छेद करना बहुत बड़ी बात थी कि वो जो नारा था उसे मैं ठान के चल पड़ी थी कि आज मुझे ये इन्होंने बोली है ये चीज़ और ये बहुत गलत बोल रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले मुझे छेद करना है कि ये झूठ है। और झूठ ऐसे नहीं कि हवा में मैं बोल रही हूँ, विद फैक्ट प्रूव करना है कि आप झूठ बोल रहे हो। तो एक के साथ दूसरी कड़ी, दूसरी के साथ तीसरी कड़ी जुड़ती चलेगी और उसमें जो मानसिक तौर पे स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बोलेगी, अपशब्द भी ये इस्तेमाल हुए, टांग खिंचाई भी हुई, और आज भी कई लोग विपक्षी दलों से मुझे बोल देते हैं एग्जैक्टली वो सब जोड़ने के, और वो होगा भी। आप यदि किसी पथ पे चलते हैं, शायद यही मेरा मार्ग था इसलिए मैं कहीं और मेरा नहीं सिलेक्शन हुआ, तो जब आप एक पथ पे चलते हैं ना, तो 10 यदि आपको सहयोगी मिल रहे हैं तो शुरू में आपको 50 विरोधी मिलेंगे, शायद एक भी सहयोगी ना मिले, विरोधी ही विरोधी मिले। तो यदि आप मेंटली स्ट्रांग रहोगे तो आप इधर उधर नहीं वेवर करोगे, तब आपको, अगर आपको इंटरनली पता होगा कि आप ठीक हो और आप फैक्ट पे बोल रहे हो, तो आप चलते चले जाओगे। वही है कि मैं जानती थी कि ये चीज़ मुझे बोलनी है, और अगर मैं इसमें डर के बैठ जाऊंगी या किसी चीज़ से बैठ जाऊंगी तो आगे सुधार होगा ही नहीं। एंड आई वॉज फर्म बिलीवर इन woods are lovely, dark and deep. I have my promises to keep, miles to go before I sleep. तो वो वाली चीज़। एक चीज़ जैसे आपने कहा कि पॉलिटिकल कनेक्शन को लेकर के भी बातें होती है, जैसे रणदीप सुरजेवाला के साथ भी ये चीज़ें देखी गई कि जोड़ा गया उस आइडियोलॉजी के साथ, कांग्रेस की आइडियोलॉजी के साथ, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, पॉलिटिकल कनेक्शन तो किसके नहीं जोड़ते हैं। आज जो भी बोलने लगे, यदि वो सरकार के पक्ष में बोल रहे हैं तो उनको ये कहेंगे कि हाँ ये सरकार के साथ हैं, और जो भी थोड़ा सा भी कोई शिकायत करेगा तो उसमें आईटी सेल हो या कोई भी हो, या मेरे से विभिन्न विचारधारा रखते हो या मेरे विरोधी हो, मुझे पसंद ना करते हो, तो वो तो मुझे वैसे ही जोड़ के दिखाएंगे। तो उसका औचित्य क्या है? जोड़ते रहो, उसमें क्या है? उसको तो आपको इग्नोर करके चलना पड़ेगा ना। यदि आपको पता है कि आप कहाँ हो, सच्चे हो, और आप इस चीज़ के ऊपर बोल रहे हो, तो कोई कुछ भी जोड़े, कोई डोनाल्ड ट्रंप के साथ जोड़ दे, कोई कहीं पे भी जोड़ दे, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? बेसलेस चीज़ें मानते हैं एग्जैक्टली, वो बेसलेस है, उसका कोई वही नहीं है ना, बेस नहीं है। अगर है तो भाई मुझे प्रूफ ला के दो, मैंने कब ज्वाइन करा, मुझे बताओ, मेरे को कोई सबूत ला के दो कि मैंने ऐसा ऐसा किया है। जी, एक 75 रिजर्वेशन का आपने देखा प्राइवेट सेक्टर के अंदर, दुष्यंत चौटाला खूब मार्केटिंग उसकी करी है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो 75% रिजर्वेशन है ना, हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल्स कैंडिडेट एक्ट है वो 2020 का, जी, उसकी आड़ में बहुत गलत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गलत। उसकी आड़ में मैं क्यों कहूँगी गलत कर रहे हैं, कि उसकी आड़ में ये जो डोमिसाइल है ना, इन्होंने हमारा हरियाणा डोमिसाइल है उसको वीक कर दिया। 5 इयर्स में जब 15 साल के परमानेंट रेजिडेंट्स को ये मानते थे, तो उसको 5 साल का करने की क्या आवश्यकता थी? कि ये हरियाणा, एक हरियाणा वासी के लिए ये कैसे बेनिफिशियल है, कैसे हेल्प करेगा एक हरियाणा वासी को? कोई मुझे ये बता दे। यदि उनकी मंशा अच्छी होती तो इसे 15 साल ही रखते, 5 साल करने की क्या जरूरत थी? अब 5 साल में दूसरे राज्यों के बनवा के ले आएंगे और वही लगेंगे, तो एक हरियाणा वासी को इसका कैसे फायदा हुआ? इनफैक्ट नुकसान हुआ है, इनफैक्ट रिजर्व कैटेगरी वालों को नुकसान होगा, रोजगार में नुकसान होगा, इनफैक्ट। और ये वोट बैंक कैसे देखते हैं आप इसमें? क्योंकि रिजर्वेशन, जैसे हरियाणा में रिजर्वेशन लेकर के आए, एक तो स्किल को कहीं ना कहीं ये रोक देगा, दूसरी चीज़, दूसरी सरकारें जैसे महाराष्ट्र ने भी इस पे बात की थी, बाकी की जो स्टेट थी वो भी रिजर्वेशन के साथ आ रही थी, तो इसको कैसे देखते कि जैसे एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा था, कहीं ना कहीं लगता नहीं कि उसको ठेस पहुंचाने का काम किया जा रहा है? देखिए, मैं ये कहती हूँ कि जहाँ हमारा जो बेरोजगारी में नंबर 1 है ना हरियाणा, तो वहाँ कुछ ना कुछ मेजर्स तो ऐसे लिए जाने चाहिए थे, जिसको मैं ये नहीं कि मैं इसके अगेंस्ट हूँ, मैं इसको अप्रूव करती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे युवा सबसे ज़्यादा बेरोजगार है। CMI के आंकड़े इसको सीधा सीधा बता रहे हैं, बेरोजगारों के मुंह के ऊपर करारा तमाचा है ये आंकड़े। तो आप ये लेके आए, उसका वेलकम है, फॉर द टाइमिंग उसे करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको ले लो, आप प्राइवेट में मोटिवेट करो, आप गवर्नमेंट सेक्टर में मोटिवेट करो, बहुत अच्छी बात है, मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन आप उसी तरीके के स्किल सेट यहाँ पे डेवलप करवाओ, स्किल यूनिवर्सिटीज आप फंक्शनल करो। इसी में एक चीज़ ये भी थी कि ना, कि जैसे जब पुरानी कंपनियां थी हरियाणा में, उन्होंने कोर्ट में चैलेंज कर दिया था कि हम लोग स्पेस नहीं देंगे इनको, जो कैंडिडेट है ये रिजर्वेशन, हम उसको स्पेस नहीं देंगे। तो इन्होंने कहा कि नई कंपनियां जो डेवलप होंगी तब हम उसमें ये जनरेट करेंगे। तो ये तो बहुत डिस्टेंस की बात होगी ना। और एक आप विरोध को कैसे देखते हैं? दूसरी स्टेट वाले भी तो हम लोगों से पार्शियलिटी करेंगे ना।
देखिए इसमें ना इसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं। पहली बात तो मैंने डोमिसाइल के ऊपर इसलिए बोला क्योंकि डोमिसाइल वाला मेन मुद्दा मैं मानती हूँ यहाँ पे एक है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मुद्दा। सेकंड चीज़ जो ये आपने ये कहा ना कि ये जो दूसरे स्टेट के लोग हैं ये भी हमारे साथ पार्शियलिटी करेंगे, तो बहुत जगह है ऐसी चीज़ें। आप यदि नॉर्थ ईस्ट में जाते हो तो वैसी हैं। यदि आप पंजाब में देखो तो उनकी गवर्नमेंट जॉब के लिए ही रिक्वायरमेंट है 10th पंजाबी से होनी चाहिए। यदि आप और लैंग्वेज स्टेट्स में जाओगे तो उनकी जॉब की रिक्वायरमेंट है कि आपको रीजनल लैंग्वेज आनी चाहिए। तो हरियाणा बीइंग अ स्टेट जो NCR के रीजन में सबसे ज़्यादा हमारा रीजन आता है, हम दिल्ली को तीन तरफ से घेरे बैठे हैं, तो हमारा जो स्टेट है वो सबसे वल्नरेबल स्टेट है। यहाँ हर कोई आना चाहेगा क्योंकि हम नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली को अपनी गोद में लिए बैठे हैं, बहुत ल्यूक्रेटिव स्टेट हो गया। तो यहाँ पे ऐसे मेजर्स लिए जाने चाहिए थे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो दूसरी कंडीशन है कि नई इस्टेब्लिशमेंट में ऐसा होगा, तो क्या नई इस्टेब्लिशमेंट लाने के लिए गवर्नमेंट कुछ कर रही है? क्या ऐसा कुछ हुआ है? और नई इस्टेब्लिशमेंट में भी उसमें कई सारे लूप होल हैं कि इतने सैलरी तक ही ये हरियाणवी ऑक्यूपाई कर पाएंगे, और वो हरियाणवी की आप डेफिनेशन पीछे से बदल देते हो। तो ये तो सब एक दिखावा सा है। उनकी तरफ से ये भी चीज़ें होंगी ना, जब पुरानी कंपनियां ले नहीं रही है तो हमारे भी ये कंडीशन डाली जाएंगी, तो वो क्यों आएंगे? कहीं ना कहीं स्किल पे चोट होगी, तो प्राइवेट सेक्टर के लोग हरियाणा में इंडस्ट्री लगाने के लिए भी तो पीछे हटेंगे। एग्जैक्टली पीछे हटेंगे, वो आएंगे ही नहीं जब ऐसी चीज रहेगी। या तो आप पीछे से ही लागू कर देते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव करके देखते हैं, इसे क्या पता इसमें ऐसा कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बट ये ना मैं सही बोल रही हूँ कि भाई थोथा चना बाजेगा ना, या ऊंची दुकान फीका पकवान जैसा है, ये कुछ नहीं है। इसका नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इसकी आड़ में हाँ ये ज़रूर है कि आप वोट बैंक पॉलिटिक्स कर जाओगे, आप जो ये है वोट बैंक है उसको डाइल्यूट कर दोगे। पहले ही हमारा फरीदाबाद गुड़गांव डाइल्यूट हो चुका है काफ़ी हद तक। अभी सुनने में आया है कि गांव में भी जाके अब कॉलोनीज कटेंगी। तो वो किस लिए कटेंगे? क्योंकि बाहर के लोगों को यहाँ पे बसाना है, इसलिए ये सब कुछ होगा। अगर आप सेंसस का आंकड़ा उठा के देखते हैं 2011 का, तो जो मैक्सिमम माइग्रेंट हैं दूसरे स्टेट से 18%, पता नहीं 15% मैंने पढ़ा था, अभी एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, कि इतने सबसे ज़्यादा हरियाणा में बसे हुए हैं माइग्रेंट्स आके बाहर से। एक भारत है, श्रेष्ठ भारत है, अखंड भारत है, सब मैं मानती हूँ, लेकिन क्या राज्य सरकार की कोई उत्तरदायित्व नहीं बनता हमारे यहाँ के स्टेट को कि सैंक्टिटी थोड़ी बचाने के लिए, उसकी बाउंड्रीज को थोड़ा बचाने के लिए, या उसके युवाओं को थोड़ा बचाने के लिए, रोजगार के प्रति कुछ तो वहाँ बनता है ना। तो वो कुछ तो करना चाहिए। बाकी लैंग्वेज स्टेट्स होगी, बाकी अपनी 10वीं की कंडीशन लगा रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स अलग है। हरियाणा क्यों भाई? हरियाणा को क्यों ऐसे ओपन आपने कर दिया है? हरियाणा का ही डोमिसाइल कमजोर क्यों, मजबूत क्यों नहीं? आपको पता है नई स्टैब्लिशमेंट कोई नहीं आ रही है तो भी आपने 5% उसे 5 साल क्यों करा, 15 साल क्यों नहीं रहने दिया? बहुत सारे सवाल उठते हैं भाई। का आपको लेकर के ये चीज़ कही जाती है कि राजनीति में आ सकती है श्वेता ढूल, उस पर क्या कुछ है? ये तो ना आजकल हर कोई मुझे बोल रहा है और हर कोई मुझे सजेशंस दे रहा है, और हर कोई कह रहा है कि आपकी टिकट ले आओ, इंडिपेंडेंट लड़ दो, आप कहीं कांग्रेस से तो नहीं लड़ोगी, एक काम करो भाजपा भी आपको टिकट दे देगी, भाजपा से कर लो। तो ये इतने सारे सजेशंस आ रहे हैं, मल्टीपल सजेशंस। और मैं जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हर जगह से, हर कहीं से ये चीज़ मुझे सुनने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पर मुझे बैठ के सोचने की ज़रूरत है ना कि मैं अपनी लाइफ को कैसे डायरेक्शन देना चाहती हूँ। मतलब कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि हो सकता है। मैं इसके ऊपर अभी कोई टिप्पणी नहीं करूँगी। अभी मतलब पहले तो मेरा श्योरिटी थी कि मैं नहीं आ रही हूँ, अभी कोई टिप्पणी नहीं है इसके ऊपर। अभी जैसे आपको लेकर के कहा कि आप आम आदमी पार्टी में, तो पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी आई है, वहाँ पे उन्होंने वन पेंशन वन स्कीम लेकर के आए हैं, तो उसको कैसे दें? ये बहुत ही ब्रिलियंट फैसला है। मैं कहती हूँ कि ऐसे ही फैसले तो स्वागत योग्य होते हैं। आपने आते ही पहली कलम से ये कह दिया कि जितनी बार भी MLA बना है आपको एक ही बार पेंशन मिलेगी। ये बहुत अच्छा फैसला था। ये यहाँ पे क्यों नहीं लागू होता हरियाणा में? हरियाणा में वो कहते हैं हमें लेकर के आ जाओ, आम आदमी पार्टी को लेके आ जाओ, हम लागू करेंगे, हरियाणा में काम करेंगे अच्छे। उसको कैसे देखिए, अगर वो जो भी अच्छा बोलता है ना, मैं कहती हूँ कोई भी दल हो, वो मौजूदा दल ही क्यों ना हो, जो भी अच्छा काम करता है उसको अप्रिसिएशन मिलना चाहिए। चाहे वो नई पार्टी हो, चाहे वो पुरानी पार्टी हो, जो भी अच्छा नेता देखकर वोट दो, पार्टी देखकर नहीं, धारा में नहीं। कहीं पे भी कोई भी अच्छी चीज़ है, कोई भी अच्छा चीज़ बोल रहा है, उसको अप्रिशिएट करो। अप्रिसिएशन मिलना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ पे क्या है, टांग खींचते हैं। हमारे यहाँ पे कोई भी अरे ये तो राजनीति कर रहा है, ये तो राजनीति कर रही है, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा चलती है। राजनीति इज़ नॉट अ बैड थिंग।
आपने उसको ऐसे बट्टे की तरह क्यों बना दिया है कि राजनीति कर रहा है या राजनीति कर रही है? अगर इसको इन चीज़ों को मुद्दे उठाना या सेंसिटाइज करना लोगों को, या बेरोजगारों को इकट्ठे करना, या किसी चीज़ के खिलाफ जो गलत चीज़ है उसके खिलाफ बोलना, यदि ये राजनीति है तो आई एम वेरी हैप्पी कि मैं राजनीति कर रही हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगी कि हर किसी को ऐसी राजनीति करनी चाहिए। गलत क्या है फिर इसमें? ठीक है ना। अच्छा, 3 लाख भर्ती कही जा रही है कि पेंडिंग है रेलवे के अंदर, उस पर कैसे देखते हैं आप? क्योंकि न्यूज़पेपर में भी मैं इसको देख रहा था। देखिए, इसके ऊपर तो यही है कि हमें ना सरकार की प्राथमिकताएं समझनी पड़ेंगी कि सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं। ये वैकेंसीज हैं, भरी क्यों नहीं जा रही हैं? हर जगह हर डिपार्टमेंट में वैकेंसीज हैं, आप रेगुलर भर्तियां क्यों नहीं कर रहे हो? हरियाणा में भी शिक्षकों के 38,000 पद खाली हैं। इतने ज़्यादा पद खाली होना, शिक्षकों के वो भी, तो इसका मतलब आप शिक्षा आपके लिए मुद्दा है ही नहीं। आप शिक्षकों को समझते ही नहीं हो। आपके लिए बेरोजगारी कोई मुद्दा है ही नहीं। आप बेरोजगारों को कुछ नहीं समझ रहे हो। आपने शिक्षा का भट्ठा बिठाना मतलब कि आप अनुबंध स्टार्ट कर देते हो। मतलब आप पहले बोलते हो कि ठेका प्रथा हम बंद करेंगे, फिर ठेका प्रथा को सरकारी ठेका प्रथा बनाकर नया स्टार्ट कर देते हैं बैकडोर एंट्री के लिए। मैं साफ साफ खुलेआम बिना डर के ये बोलती हूँ कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है। ये डेयरी डिपार्टमेंट में मुझे कुछ अभी डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट 1-2 दिन पहले किसी भाई ने लिखा था, और बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे ब्रदर्स भाई बहनें भेजते रहते हैं मुझे लिख के कि जहाँ पे अभी बिना किसी लार्ज स्केल में उसको एडवर्टाइज किए बिना वहाँ पे भर्ती कर दी, और धीरे से फिर अनुबंध में उनके नाम दे दिए जाएंगे। 15 दिन में अनुबंध पे चले जाएंगे वो। तो ये बड़ा गंदा सा सिस्टम है। यहाँ पे प्राथमिकताएं पता चलती हैं, जैसे रेलवे का भी सेंटर हो गया कि भाई जहाँ पर भी इतनी वैकेंसीज है वहाँ पर भर्तियाँ क्यों नहीं? जब बेरोजगारों की इतनी फौज खड़ी है तो भर्तियाँ करनी चाहिए ना। यदि आप नहीं कर रहे हो, गवर्नमेंट है तो यही तो मुद्दे हैं असली। रोजगार दो, महंगाई घटाओ, ये पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने लग रहे हैं, आप शिक्षा स्वास्थ्य इन चीज़ों के ऊपर काम करो तो वोट क्यों नहीं देगा युवा? सब देंगे ना वोट। लेकिन इसके ऊपर काम ना करके यदि और चीज़ों के ऊपर काम करे जाते हैं, और चीज़ों के ऊपर भी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लोगों को शायद वही देखने में मज़ा आ रहा है, वही टॉपिक्स अच्छे लग रहे हैं, उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करनी है। ये आंखें बहुत देर से खुले, उससे अच्छा तो पहले खुल जाएं और सवाल करने लगे हम 3 लाख पद खाली है, भरते क्यों नहीं? एक ही सवाल। और मुद्दे से निकल के आ गया द कश्मीर फाइल्स। इसके बारे में आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, पूरी मीडिया के अंदर बहुत चर्चाएं चल रही है। इसके नैरेटिव को कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये एक कंट्रोवर्शियल सा मुद्दा है, ठीक है भाई मेरे। तो कंट्रोवर्शियल मुद्दा, और मुझे ऐसा लगता है कि यदि हमें एक अच्छे समाज का डेवलपमेंट करना है ना, एक अच्छी हम चाहते हैं पीढ़ी अच्छी सोच वाली, तो जितने बुरे इंसिडेंट हुए हैं ना पास्ट में, उन्हें एक छत्र भूलना होगा। उनके ऊपर उनसे मतलब दिल से समझौता करते हुए कि हाँ ये चीज़ बुरी हुई थी, उस समय नहीं होनी चाहिए थी, ये चीज़ गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था, उन जख्मों को कुरेदना नहीं चाहिए। सुधार करना चाहिए जो ग्राउंड लेवल पे है, ना कि उसकी प्रमोशन करना चाहिए। एग्जैक्टली, उसको कुरेदना वो बहुत गलत चीज़ होगी ना। क्यों जख्म कुरेदने? ऐसे तो पार्टीशन के टाइम पे भी हमारे कितने जख्म, बहुत है, मतलब बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं कि यदि हम उनको इंसिडेंट बाय इंसिडेंट कुरेदने लग गए तो हम कभी सुखी नहीं रह पाएंगे। हम क्यों आनंद लेने लग गए हैं पुराने जख्मों को देख देख के, या उस चीज़ में? मुझे लगता है कि इस चीज़ के ऊपर ना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी कोई बात। आगे डेवलपमेंट की सोचे ना, आगे हमने कैसे बढ़िया समाज बनाना है, कैसे समाज का उद्धार करना है, क्या एंड में कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट्स को क्या सजेशन देना चाहोगे? कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट्स को मैं ये सजेशन देना चाहूँगी कि आप ना एक तो कॉन्फिडेंट हो, डरे ना अपनी कोई भी बात कहने से। कि आपको कोई भी चीज़ लगती है कि ये गलत है या आपके साथ गलत हुआ है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, और अगर आपको सही लगता है तो उसके लिए सराहना भी करें। मैं ये नहीं कहती कि मैं अंध विरोधी हूँ, लेकिन मैं अंधभक्त भी नहीं हूँ। कोई अच्छी चीज़ होती है मैं गवर्नमेंट की सराहना करती हूँ, लेकिन कोई गलत चीज़ होती है तो मैं उसके लिए बोलती भी हूँ। और यही चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी, मन लगा के पढ़ाई करो। ये मत सोचो कि करप्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसके लिए बैठे हैं हम लोग अपने लेवल पे कर रहे हैं। आप मन लगा के पढ़ो, सारी चीज़ें साइड में रख के, सारी परेशानियाँ साइड में रख के CET की बढ़िया से तैयारी करो। अब आने वाला है क्लास 1 क्लास 2 के लिए भी सोचो। गांव के बच्चों को बोलना चाहूँगी कि आप भी क्लास 1 क्लास 2 कर सकते हैं, पेपर दे सकते हैं, अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, उसकी कोई डिफरेंट नहीं है। आप उसके लिए तैयारी करो बढ़िया से और सब बढ़िया ही होगा। और बजाय कि किसी पार्टी के झंडे उठाने के या नफरती एजेंडों में जाने के,
जो हमारे सामाजिक मुद्दे हैं, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, इन चीज़ों के ऊपर बहस करनी शुरू करो, कंस्ट्रक्टिव करो, बहनचारा भाईचारा बढ़ाओ, 36 बिरादरी एक हो जाओ। जी, ये थे श्वेता डुल। थैंक यू बहन जी। और आपने सुना, इनको देखा कि किस प्रकार से एजुकेशन को लेकर के, रिक्रूटमेंट को लेकर के ये एक्टिव रहती है। फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। मैं हूँ हरदीप डुल। जय हिंद, जय